आज हम लोग देखेंगे मुगल काल में झारखंड के विभिन्न स्थानीय राजवंशों पर जो भी प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों पर हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। एक एक सभी पक्षों पर हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि झारखंड में वैसे कितने क्षेत्रीय राजवंश हैं और उन लोगों का राजनीतिक क्षेत्र कहाँ पे उन लोगों का विस्तार है। अगर चीज़ों को हम लोग देखें तो हम लोग बिल्कुल इस बात पर निष्कर्ष ले सकते हैं, पहुंच सकते हैं निर्णय पर कि ये राजवंश एक नागवंश है, एक रामगढ़ राज्य है, एक सिंह वंश है, एक ढाल वंश है और एक चेरो वंश। और इस तरीके से तथाकथित कई ऐसे राजवंश यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से इन राजवंशों पर हम लोगों को अध्ययन करना है और परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में इन्हीं चीज़ों से रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मुगल काल का झारखंड के स्थानीय राजवंशों पर प्रभाव। छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे चीज़ों को और एक एक पक्ष पर हम लोग बारीकी से बात करेंगे। प्रश्न कुछ भी आए तो प्रश्न हम लोगों का जेपीएससी या फिर जेएसएससी के विभिन्न जो भी एग्ज़ाम्स हैं हम लोगों का छूटना नहीं चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग देख लें पहले कि ये नागवंश और जो है सिंह वंश और ढाल वंश का जो है क्षेत्रीय विस्तार किधर किधर है, उन चीज़ों पर बात करें। तो ये अगर देखें नीचे, ये पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र जहाँ पर ये ढाल भूम का विस्तार, ढाल भूम क्षेत्र जहाँ पे ढाल वंश है, यहीं उसके जस्ट बगल में ही हम लोगों को सिंह वंश का विस्तार नज़र आएगा। और ये छोटा नागपुर खास क्षेत्र जहाँ पर ये नागवंशियों का प्रभाव है और नागवंशियों का यहाँ पे विस्तार है। अगर इधर ही आसपास में देखें तो ये रामगढ़ राज्य जो कि कहीं न कहीं एक विशाल भूभाग में विस्तृत है। और यही जस्ट हम लोग ऊपर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को देखें तो ये पलामू गढ़वा क्षेत्र जहाँ पे चेरो वंश का विस्तार हम लोगों को नज़र आता है। लेकिन प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, कि इनका जो बनाया गया राजधानी है उस राजधानी के विषय में चर्चा करें। तो एक छोटा सा ट्रिक है, मेरे द्वारा बनाया हुआ ही ट्रिक है नागवंशियों का राजधानी के विषय में हम लोग क्रमवार रूप से देखना है कि पहले कौन सा राजवंश था, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो एक एक चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, विभिन्न पक्ष पर बात करेंगे, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक चीज़ों को देखना है। तो ट्रिक है, सच में खाओ दो पापड़। तो पापड़ है भैया, पापड़ खाना है, सच में खाना है। तो सच में अलग अलग विभिन्न शब्दों से हम लोग निकालेंगे और ये ट्रिक है हम लोगों का। स से होगा सुतियाम्बे, च से है चुटिया। चुटिया का संस्थापना जो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि प्रताप राय के द्वारा किया गया। वहीं खूखरा जो ख से है, खूखरा, खूखरा मतलब कि सच हो गया। खूखरा में ख से अगर देखें तो ये भीमकर्ण के द्वारा संस्थापित एक ये राजधानी था। हम लोगों को अलग अलग राजाओं के विषय में भी पढ़ना है, तो वो हम लोग अलग के वीडियो में चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग चीज़ों को इधर कंप्लीट करें जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। दो से होगा मतलब कि ये दो से होगा दोईसा, जो कि दुर्जन साल के द्वारा संस्थापित था। और ये दुर्जन साल कहीं ना कहीं प्रश्न में तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जहांगीर के समकालीन हम लोगों को नज़र आएंगे जब हम लोग जहांगीर का प्रभाव झारखंड में देखेंगे। पापड़ में अगर देखें तो पा शब्द से हम लोग निकाल सकते हैं पालकोट। और ये पालकोट से जो है ये संस्थापना कौन की है, तो यदुनाथ शाह नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पालकोट का संस्थापना किया, मतलब कि इसे राजधानी के रूप में बनाया पालकोट को। ये सारा राजधानी कहीं ना कहीं बदल इसलिए भी रहा है क्योंकि इसी समय काल में मुगलों का बार बार जो है राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में झारखंड के क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाना, ये हस्तक्षेप कहीं न कहीं राजधानियों को परिवर्तित करने का भी एक कारण था। तो हम लोग बारीकी से चीज़ों को पॉइंट वाइज देखेंगे जब हम लोग अलग अलग राजाओं के विषय में बात करेंगे तभी। नेक्स्ट प आता है, इसमें पालकोट भौरों है जिसका संस्थापना जगन्नाथ सहदेव के द्वारा किया गया। तो बिल्कुल ये प्रश्न पूछा जाता है, इंडिविजुअली ये सारे प्रश्न आते हैं कि कौन सा राजधानी किसके द्वारा बनाया गया। और अंतिम ये रातूगढ़ जिसका संस्थापना उदयनाथ सहदेव के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बातों को रखें तो अब हम लोगों को देखना है कि मुगल काल
ये शुरुआत क्यों होता है, क्यों यहाँ पे झारखंड में इन लोगों का हस्तक्षेप होता है, और ये शुरुआत आखिर किस जगह से होता है। तो बातों को देखने से पहले हम लोगों को समय काल में होने वाले सभी ऐतिहासिक घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा। अगर देखें तो ये है वो व्यक्ति जिसका नाम है शेर शाह, और शेर शाह का हम लोगों को पता है कि ये बिहार के रोहतासगढ़, मतलब कि ये सासाराम वाला इलाका, सासाराम, जो अभी वर्तमान में तत्कालीन इसका सासाराम नाम है, पहले इसका रोहतास नाम था, रोहतास। तो बात ऐसा है कि ये रोहतास क्षेत्र के राजा तो हैं, और किस तरह से राजा बने ये कहीं ना कहीं ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी में बार बार पूछा गया कि शेर शाह के संबंधित चीज़ों को जो है हम लोगों को पढ़ना होता है बीपीएससी में। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इन विषयों पर जो है हम लोगों को अध्ययन नहीं करना है। तो हम लोग देखें तो ये अफ़गानी पहला वो राजा है, पहला मुस्लिम शासक जिनका आगमन, पहली बार कोई मुस्लिम का आगमन झारखंड में होता है। क्यों होता है उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, बिल्कुल हम लोग उन विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो शेर शाह के विषय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शेर शाह का आगमन क्यों हो रहा है, क्यों, और यहाँ पे उनके समय में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। शेरशाह का आगमन इस क्षेत्र में इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये समय है 1537-38 का, और इसी समय से कहीं ना कहीं जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में मतभेद की स्थिति बन रही है। और वो मतभेद ही, वो स्थिति, वो ही कारण बनता है जिससे ये शेरशाह का आगमन जो है बंगाल की ओर होता है। बंगाल वो बस इसलिए वो व्यक्ति, वो अफ़गानी शासक इसलिए वो आ रहा है कि इस क्षेत्र से कुछ एक युद्ध के माध्यम से कुछ एक धन को एकत्रित किया जा सके। और जब वो बंगाल में आगमन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के क्षेत्र से ही उनका आगमन होगा, और झारखंड के क्षेत्र से जब आगमन होगा तो ये उसके पीछे पीछे ये हुमायूं का भी आगमन होता है। मतलब कि शेर शाह के साथ युद्ध करने के मनसा से इन दोनों का जो है आगमन यहाँ पे होगा। अब सब बातों को अगर देखें हम लोग बारीकी से, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम कौन सा अफ़गानी शासक था जिसका झारखंड में आगमन हुआ, तो वो भी आंसर होगा कौन, तो वो भी आंसर होगा बिल्कुल शेर शाह। अगर प्रश्न को घुमा दिया जाए कि वो कौन मुस्लिम शासक था जिसका पहली बार झारखंड में आगमन हुआ, तो निश्चित तौर पर ये भी आंसर होगा शेर शाह। अगर प्रश्न को इस टाइप से रखा जाए कि मुग़ल शासक का वो नाम बताएं जो पहली बार जो है झारखंड में आगमन होता है, तो वो है हुमायूं। लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से शब्द पर ध्यान देना है। शब्द पर ध्यान देने का कहने का मतलब ये है, ये हुमायूं प्रथम शासक है जो कि झारखंड में तो आ रहा है, लेकिन उसका स्थानीय राजाओं से युद्ध करना उसका कोई भी मनसा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य बन जाता है कब, ये उद्देश्य जो स्थानीय राजाओं से युद्ध करना और उन लोगों को अपनी अधीनता स्वीकार करना, ये उद्देश्य बनता है अकबर के शासनकाल में। तो अकबर के शासनकाल में जो है यहाँ पे युद्ध करना एक मनसा है, और अधीनता को स्वीकार करना, मतलब कि इस क्षेत्रीय राजाओं को अपने अधीन करना, ये अकबर के शासनकाल में हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग हुमायूं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हुमायूं का ये कभी उद्देश्य नहीं रहा कि इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानीय राजाओं को अपने अधीन करना। अगर बात करें तो ये शेर शाह का जो है पीछा करता हुआ ये व्यक्ति हुमायूं झारखंड में आ रहा है। प्रथम शासक है जो कि प्रथम मुगल शासक है जो कि झारखंड में आगमन होता है, और ये दोनों को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आगमन इसलिए भी हो रहा है हुमायूं का कि युद्ध किया जाए आपस में, और जो है हुमायूं जो है शेर शाह को जीतने का मनसा भी रखता है। इसी बीच में शेर शाह का एक बेटा है जिसका नाम है जलाल खां। जलाल खां का जो है सर्वप्रथम वो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जलाल खां ही वो व्यक्ति है, वो शेर शाह का बेटा, जो कि सर्वप्रथम तेलियागढ़ के किले पर आक्रमण किया। तेलियागढ़ का किला, निश्चित तौर पर हम लोग जान रहे हैं कि ये तेलियागढ़ का किला वही किला है जो राजमहल क्षेत्र में अवस्थित था, किसी एक विशेष क्षेत्रीय राजवंश के द्वारा संस्थापित वो किला। तो ये जलाल खां के द्वारा सर्वप्रथम तेलियागढ़ के किले पर आक्रमण किया गया। और ये जलाल खां इस क्षेत्र में इसलिए भी है क्योंकि जब वो हुमायूं पीछे से आएगा तो हुमायूं को कहीं ना कहीं हम परेशान करेंगे, और शेर शाह तक पहुंचने में हम लोग रोक लगाएंगे, मतलब कि उनको पहुंचने के लिए नहीं दिया जाएगा।
जलाल खां के द्वारा जो है ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से युद्ध किया जाता है। गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहने का मतलब है आक्रमण करना है और आक्रमण करने के पश्चात जंगलों में भाग जाना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर निष्कर्ष हम लोग बिल्कुल ये निकाल सकते हैं कि जलाल खां जो है क्या करता है, शेर शाह का बेटा जलाल खां ये हुमायूं को परेशान करता है। लेकिन इन चीज़ों को देखने के बावजूद कुछ एक राजनीतिक गतिविधियां ऐसी होती है जिससे कि हुमायूं विवश हो जाता है दिल्ली की ओर वापसी होने के लिए। दिल्ली मतलब कि उधर इसलिए वो वापस हो रहा है क्योंकि उसके विभिन्न भाइयों या फिर अन्य मंत्रियों के द्वारा जो है उसका राज सत्ता मतलब कि उनका गद्दी जो है कहीं ना कहीं छीनने का स्थिति पर बन गया था। तो वो दिल्ली की ओर वापस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये शेर शाह वापस हो रहे हैं, शेर शाह जब बंगाल से वापस होते हैं तो उनका वापसी कहीं ना कहीं शेर शाह का वापसी कहाँ होगा, तो सासाराम होगा। सासाराम हो जाएंगे तो वो पलामू क्षेत्र होते हुए जाएंगे। और अभी अभी हम लोग मैप में देखे थे कि पलामू और गढ़वा क्षेत्र में जिस क्षेत्रीय राजवंश का अवस्थिति है वो है चेरो राजवंश। चेरो राजवंश, आप यहाँ पर शब्द पर ध्यान देंगे, चेरो राजवंश का संस्थापना कहीं न कहीं सीताराम चेरो के द्वारा किया गया है। सीताराम चेरो के द्वारा ये राजवंश का स्थापना हुआ है। लेकिन आप इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे कि ये जब शेर शाह का आगमन इस क्षेत्र में हो रहा है वापसी के दौरान पलामू में, तो उस समय कौन सा राजा है वहाँ पे, उस समय राजा जो है उस तत्कालीन राजा का नाम महारथ चेरो है। महारथ चेरो और बिल्कुल ये राजवंश और झारखंड के स्थानीय राजवंश कहीं ना कहीं गोरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर हैं। और इसी का कारण से क्या ये होता है कि महारथ चेरो और उनके सैनिकों के माध्यम से क्या किया गया, तो माध्यम से शेर शाह के द्वारा जो भी धन बल एकत्रित किया गया था उस पर जो है आक्रमण किया गया और धन को लूटा गया। शेर शाह बिल्कुल इससे नाखुश होते हैं। शेर शाह एक निर्णय लेते हैं कि अब कुछ एक निर्णय पर पहुंचना जरूरी है। और निर्णय ये है कि इस चेरो राजवंश को कहीं ना कहीं ये जो मुझे परेशान किया है, मतलब कि शेर शाह को जो परेशान किया है, तो उससे निर्णय ये लेते हैं कि अब इसको जो है कुछ ना कुछ एक सबक सिखाना जरूरी है। सबक सिखाना जरूरी है। इसके क्रम में क्या होता है कि शेर शाह अपना एक मंत्री का नाम है खवास खां। तो प्रश्न बिल्कुल आता है, इन चीज़ों से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि खवास खां वो व्यक्ति है, वो मंत्री कौन है, तो ये मंत्री है शेर शाह का। और ये आक्रमण करता है महारथ चेरो पर। महारथ चेरो पर ये इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान बिल्कुल ये भी प्रश्न आया हुआ है कि आक्रमण के दौरान इसे क्या प्राप्त हुआ, मतलब कि महारथ चेरो से इसने क्या प्राप्त किया। महारथ चेरो के पास एक हाथी था जिस हाथी का नाम था श्याम सुंदर। श्याम सुंदर हाथी है और इस हाथी का इम्पोर्टेंस इसलिए माना जाता है उस तत्कालीन समय में कि माना जाता है कि ये हाथी जिसके भी पास रहता है वो हर हमेशा कोई ना कोई युद्ध में हर हमेशा वो युद्ध में जीतता है। मतलब कि एक तरीके से लकी है ये उस राजवंश के लिए, उस राजा के लिए। तो ये श्याम सुंदर नाम का हाथी को क्या करता है कि अपने पास लेता है और महारथ चेरो से युद्ध के दौरान जो है ये जीतता है खवास खां। और अंततः यही निर्णय लिया जाता है कि हाँ भाई, चेरो राजवंश एक बहुत ही छोटा राजवंश है किसकी तुलना में, तो ये शेर शाह की तुलना में, शेर शाह के समक्ष तो सच में ये बहुत छोटा सा है। तो एक बिल्कुल बैठक होता है, बैठक में निर्णय ये लिया जाता है कि हम तुम्हें अधीन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अब जो है इस तरह की परेशानियों को, इस तरह का जो है दिक्कत या फिर कोई भी युद्ध का मनसा नहीं रखना है किसी को। तो इसी के साथ जो है शेर शाह के राजवंश शेर शाह के काल में झारखंड में जो भी प्रभाव पड़ा उन चीज़ों पर हम लोग बात किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शेर शाह के बाद का जो समय है, जो अकबर का समय आएगा, तो अकबर के समय काल में क्या क्या प्रभाव पड़ता है और वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हुई नज़र आएंगी। प्रश्न जो है बार बार उस जगह से दिखता है, बार बार पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन कौन नागवंशी राजा थे या फिर उनके समय में जो भी प्रमुख घटनाएं थी उन घटनाओं के विषय में प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग चीज़ों पर बात करेंगे छोटे छोटे वीडियो में। ज़्यादा बर्डन अगर लिया जाए तो दिक्कत होगा, याद रखना परेशानी का एक मामला बन जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को आसानी से हम लोग कवर करेंगे। 3-4 वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे
और इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएगा निश्चित तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, जो भी होगा इसी के अंदर में ही आएगा। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।